लिखो, फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन द फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है? स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिखा? यही था ना रिजल्टेंट, करा था हमने। वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या दे रखा है? एक्स। एक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या दे रखा है? एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। और इधर क्या लिखा हुआ है? एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। 2x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में एक्स 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2x स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? 1 प्लस
कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं बेटा? स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? ये देखो, 2x² का क्या मतलब है? 2 × x × x 1 + कॉस थीटा। स्क्वायर रूट में क्या चाहिए होता है? पेयर्स चाहिए होता है। x का पेयर बन रहा है तो ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो वैसे ही रह जाएगा। इनटू 1 + कॉस थीटा रूट के अंदर रहेगा। इसके बाद चीजें ट्रिग्नोमेट्री में है। क्या है? देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सीखा आपने? नहीं सीखा है तो लिख लीजिए, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके। sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं हम। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ +1 विल गिव यू -1, माइनस ऑफ माइनस विल गिव यू व्हाट? प्लस cos स्क्वायर। ये क्या देगा आपको? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब याद रखना है ये सब, cos 2 थीटा का ये वैल्यू होता है। साइन के टर्म्स में भी आता है cos 2 थीटा का वैल्यू। अगर cos 2 थीटा, यहाँ देखो, यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है। 2 थीटा मीन्स व्हाट? 2 × 30 डिग्री, 2 × 60 डिग्री। 2 थीटा का ये मतलब होगा, ठीक है? 2 × 90 डिग्री, 2 थीटा। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, है ना? मतलब 2 का आधा दिख रहा है सभी को। तो अगर मान लो कल को मुझे cos थीटा लिखना पड़े तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर, यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखना होगा? थीटा बाय माइनस। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ क्या लिखा? 1 थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2। आधा करना है। 4 लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते? 2। 6 लिखा होता, 6 थीटा लिखा होता तो यहाँ क्या लिखते? 3 थीटा। बस cos थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। उसको वहां उठा के रखेंगे हम। 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। इसका वैल्यू ये रहा। ओके, इसका वैल्यू जब हमने लिख लिया तो ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या बचा रूट के अंदर? √2 × x इंटू, एक 2 यहाँ लिखा हुआ है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा हुआ है तो बाहर क्या आएगा? cos थीटा बाय 2। √2 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 2x, तो x रहेगा, cos थीटा बाय 2 ये रह जाएगा। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा बेटा, ऐसे मत कर देना। ओके, दिस इज रॉन्ग। ये cos के अंदर लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखो, cos ऑफ 60 डिग्री बाई 2 इंटू 2। इसको और इसको कट नहीं करेंगे ना, तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 × cos 30। ओके, समझ आए ये?
ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इफ टू गिवन वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। जितने जितने वेक्टर्स है सबका वैल्यू एक्स पुट कर दिया, लेकिन द आंसर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, यहां तक अगर आ गया तो ठीक है, उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री है, यहां तक तो आना ही चाहिए। Okay. अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं टू ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, and they are inclined at an angle theta। पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, उसको ज्योमेट्री से कर रहे हैं, ये हमने एल्जेब्रिकली किया फॉर्मूला लगाकर, बाय फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने किया बाय फॉर्मूला, ये हम ज्योमेट्री के हिसाब से कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन ज्योमेट्री से कैसे बनेगा? व्हाट इज गिवन, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इसका मतलब ये वाली दूरी विल बी व्हाट, x, और ये वाली दूरी विल बी व्हाट, x, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है। ओके, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा आर वेक्टर, उसका वैल्यू निकालना है, तो उसका वैल्यू यही आना चाहिए ना जो अभी किया हमने, 2x cos थीटा बाई 2, वैल्यू तो यही आना चाहिए 2x cos थीटा बाई 2, ज्योमेट्री से भी। तो वो कैसे आएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नाउ इफ यू सी दिस ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी अगर हम ट्राइंगल देखें तो ओ ए और ए बी आपस में इक्वल है, दिख रहा है, ओ ए और ए बी आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ओ ए बी विल बी व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हुआ, दोनों का बेस एंगल क्या होगा, इक्वल, लेट दैट एंगल बी अल्फा। डन, इधर देखो फिर से नाइन्थ वाला, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब अल्फा प्लस अल्फा विल गिव यू व्हाट, थीटा, sum of interior opposite angle is equals to what, exterior angle, 2 alpha is equals to theta, alpha is equals to what, theta by 2। जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका भी नामकरण करो, ए से आपने ओबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो उसको डी मान लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज द कॉमन साइड, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज अल्फा और अल्फा, तो ए एस से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, which means what, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो OD will be equals to what, BD by CPCT। बस हो गया। ट्राइंगल, देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ओ ए डी में,
ट्रायंगल ओ ए डी में कैन वी राइट कॉस अल्फा? ट्रायंगल ओ ए डी में आपको कॉस अल्फा लिखना है। अल्फा के सामने वाला साइड क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। और अल्फा जिस पर बना है वो क्या होगा? बेस। और जो बच गया वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। लिखा ही है आपने। हमें चाहिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू क्या है? ओडी। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है? ओ ए। विच विल गिव यू व्हाट? ओडी अपॉन एक्स। दिखा सभी को? यहां से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओडी? ओडी का वैल्यू क्या होगा? एक्स कॉस अल्फा। बट रिजल्टेंट अपना कितना क्या है बेटा? अपना रिजल्टेंट तो ओबी है ना। तो ओडी को अगर हम डबल करते हैं तो वी विल गेट दैट रिजल्टेंट। ओडी और डीबी बराबर थे, यहां देखो लिखा हुआ है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? 2 टाइम्स ओडी। ये कैसे आ गया? और रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओडी प्लस बीडी। ओडी का वैल्यू आपने निकाल लिया है तो उसको पुट कर दीजिए। 2 इंटू एक्स कॉस अल्फा। ठीक है। और अल्फा का वैल्यू क्या निकाला है? यहां देखिए, थीटा बाय 2। तो अल्फा का वैल्यू थीटा बाय 2 रख दीजिए। 2x cos थीटा बाय 2। सेम आंसर आया, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। लिख लीजिए। इतना नहीं करना होता है, ये बस सीखने के लिए है और कुछ नहीं। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक से चीजों को बनाने के लिए। तो ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली दोनों से सेम आंसर आएगा। यूज्ड दिस, यूज्ड दिस। टू वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, उसको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2x cos थीटा बाई 2। याद रखना है ये सब चीज। दो वेक्टर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, थीटा पर इंक्लाइंड है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 2 cos 2x थीटा बाई 2। क्वेश्चन लिखिए एक। Forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 give a resultant of 28 Newton if theta is equals to 60 degree, then find the magnitude of the says फॉर्मूला लगाइए और करिए।
डन। तो टू फोर्सेज उस मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। तो रेशियो वाली चीज जो अननोन होती है उसको क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड मान लेंगे। क्या होगा एक का? 3x। दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या मान लेंगे? वो क्या होगा? 5x। ऐसे एज मानते थे। एज अगर रेशियो में दे रखा होता था तो क्या करते थे? 3x और 4x। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा is the value of a square, b square 5x plus 2ab cos theta 2 into 3x into 5x cos theta. Theta is how much? 60 degree. So cos of 60 degree. रिजल्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है? 28। x के लिए सॉल्व करना है। 3x का स्क्वायर विल गिव यू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30x स्क्वायर इंटू cos ऑफ 60। cos ऑफ 60 क्या होता है? cos of 60 is half। कितना आ जाएगा? 25 और 9 34। 34 और 15 49। बाकी स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं ये हम सबको पता है। 49 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स। दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। तो 7x का वैल्यू इज 28। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 28/7 विच इज इक्वल्स टू अपना जो फोर्स होगा वो किस रेशियो में होगा? 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। So what is the magnitude of two forces? 3x or 5x, which implies 3 into 4 12 Newton, 5 into 3 यह है आपका आंसर 12 न्यूटन और 5 into 4 ना 5 into 4 20 न्यूटन। बाकी ये लिख लीजिए किसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है, 0 से लेके 180 तक का। और ये दो फॉर्मूला सिखाया होगा मैथ्स में सर ने। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मूव करेंगे तो इट विल रिमेन सेम और साइन हो जाएगा साइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मूव करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस विल बी नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे नहीं तो।
साइन और कॉस का दे दिया, tan का आप निकाल सकते हैं साइन बाई कॉस करके, ठीक है। और थीटा लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या देगा, माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, बड़ा स्लो है। रिजल्टेंट ऑफ equal vectors is also equal to the vector, then find the angle between the vectors. दो वेक्टर का रिजल्टेंट के बराबर ही है, के बीच का एंगल निकाल। लिखिए बेटा फॉर्मूला रिजल्टेंट का। फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस बार क्या बोला, वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल। तो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, सेम। नाउ रिजल्टेंट का वैल्यू क्या दे रखा है, रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेक्टर।
तो वेक्टर का वैल्यू हमने क्या लिया, x, तो रिजल्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, x. एक्स स्क्वायर विल गिव यू 2x². 2 into x will give you 2x² into cos थीटा. ठीक है. उसके बाद रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x का क्या आएगा, x². 2x² प्लस 2x² cos थीटा. x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 2x² cos थीटा. x² से -2x² करोगे तो -x² इज इक्वल टू 2x² cos. x² से x² जाएगा, क्या बचेगा, -1/, जल्दी से टेबल में देखो कौन से थीटा के लिए cos -½ होता है, 120, है ना, ये रहा. cos of 120 is equals to what, -½ थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो वेक्टर्स कितने एंगल पर होने चाहिए, 120 डिग्री पर. एक बार जरा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं. सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का एंगल कितना है, 120. है ना. तभी जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, x. है ना. दोनों जब x पर होंगे, ये भी x मैग्नीट्यूड का है, ये भी x मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, x. ठीक है. तो ज्योमेट्रिकली ये इसका मतलब है. तो दिस वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो भी ट्रायंगल वगैरह हमने किया. ठीक है. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये सब है चैप्टर 3 में फिजिक्स के. पढ़ना शुरू कर दीजिएगा. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ या रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पहले लॉ क्या है वो लिख लीजिए. इफ टू वेक्टर्स A and B form the two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal between the two gives the resultant. Then the diagonal between the two क्या, between the two vectors. Okay. Then the diagonal between the two vectors gives the resultant. लॉ चाहे ट्रायंगल का हो चाहे पैरेललोग्राम का हो, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा बेटा. ठीक है. ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा.
एंड व्हाट विल बी द वैल्यू एंगल ऑफ रिजल्टेंट, सीखा था tan अल्फा का वैल्यू क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ, बदल थोड़ी जाएगा। आप दो वेक्टर को अगर आप सुनिए 2+3 को आप क्लास 8 में ऐड करें और क्लास 10 में ऐड करें, वैल्यू हमेशा क्या आएगा 5। सिमिलरली दो वेक्टर्स को आप ट्रायंगल लॉ से ऐड करें या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, वैल्यू क्या आएगा सेम। ठीक है, तो डरना घबराना नहीं है। अब ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि ये जो हमने लिखा इसका क्या मतलब है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो ड्रॉ करिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए जिसके दो साइड्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल क्या है थीटा। लॉ पढ़िए, लॉ लॉ क्या बोलता है, अगर मुझे ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है, पहले तो लॉ क्या बोलता है कि ए क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम का साइड, बी क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, बगल, चार साइड होंगे ना पैरेललोग्राम के, तो एक साइड ए हो गया एक साइड बी हो गया, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। किया हमने कंप्लीट, पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा बेटा, इन दोनों से निकलता हुआ डायगोनल विल गिव यू योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट, ये है आर वेक्टर। लॉ बोलता है ऐसा, है ना, लॉ को पढ़ो फिर से, इफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पी क्यू क्या है ए, पी एस क्या है बी, अगर दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा डायगोनल, डायगोनल क्या है पी आर। तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये अपना क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चैप्टर 3 पढ़ना शुरू कर दीजिएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, यही सब है उसमें पूरा भरा, यही है खाली वेक्टर, उससे ज्यादा कर लेंगे हम लोग, बट आधा तो हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। ये स्कूल वाला क्वेश्चन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बड़ा आसान सा है बेटा, एक स्टेप में हो जाता है, ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ प्रूव करना है, बस एक स्टेप में हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, मैं प्रूफ क्या करना है, which needs to be proved, r vector is equals to what a vector plus b vector, given that pqrs is a parallelogram, given क्या है pqrs is a parallelogram। ठीक है, देखो ध्यान से,
हमने क्या सीखा था वेक्टर के शुरू में? किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर दो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। बी वेक्टर को देखिए ध्यान से, तो पीएस और क्यू आर पैरेलल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट? पैरेलल। तो पीएस को शिफ्ट कीजिए उठाकर क्यू आर पर। पीएस को अगर शिफ्ट कर दिया जाए क्यू आर पर तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा ना। और इस ट्राइंगल के लिए आप ट्राइंगल लॉ लिख दीजिए। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? हमने दूसरा वाला जो वेक्टर लिखा है उसको पहले वाले के हेड पर जोड़ा है, दूसरा वाला का टेल पहला वाला का हेड, गिव्स यू व्हाट? ट्राइंगल वन के लिए अगर आप लिखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? आर वेक्टर। और आर वेक्टर अपना क्या है? डायगोनल। एक लाइन में हो जाता है। तो यहां लिखेंगे शिफ्ट बी वेक्टर पैरेलली shift b vector from ps। ऑब्वियसली शिफ्टिंग हम कैसे करते हैं वेक्टर का? पैरेलली। डन। हाउ डू वी राइट दिस वेक्टर? इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखते थे बताइए जरा। ऐसे पी क्यू और एरो साइन। इसको कैसे लिखोगे बेटा? बताना एक बार। हाँ, ऐसे लिख देंगे क्या? दिस इज रॉन्ग। कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? क्यू की तरफ हेड होगा, इधर हेड किधर है? पी की तरफ। तो हेड बाद में, टेल पहले, क्यूपी वेक्टर। ठीक है, समझ आइए कैसे लिखते हैं वेक्टर्स को। नाउ बाय विजुअल इंस्पेक्शन व्हाट यू कैन सी, ये पी क्यू वेक्टर और क्यूपी वेक्टर आपस में क्या है? उल्टे डायरेक्शन में। तो क्यूपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स पी क्यू वेक्टर। सीखा था ना स्केलर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है? वेक्टर का डायरेक्शन 180 डिग्री पर चेंज। तो पी क्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? क्यूपी। ठीक है, तो क्यूपी वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं हम? माइनस पी क्यू वेक्टर। ये समझ में आता है आपको? स्केलर वाले क्वेश्चन में करा था हमने। ठीक है, क्योंकि अभी इसको यूज करेंगे। ठीक, चलो बनाओ एक पैरेललोग्राम। क्वेश्चन है ये, बिना इसके तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये लिखने आना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले आप सारे वेक्टर्स को लिख सकते हो क्या? लिखना जरा। इन दो वेक्टर्स को लिखना, कैसे लिखेंगे? assuming this to be positive and this to be positive।
कैसे लिखेंगे इसको? दिख रहा है? ए बी वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? बीसी। ठीक है, चल अब क्वेश्चन लिखो। शो दैट AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर is equals to 2 times BC वेक्टर। आप ना पहले खोजो AC वेक्टर क्या है। ए से सी की तरफ एरो बन गया सभी का। AC वेक्टर अगर बोला है तो इसका कैसे बनाएंगे? ए पर क्या होगा? टेल। सी पर क्या होगा? हेड। ये बनाया पहले आपने, ये बताइए। AC वेक्टर, ए पर टेल, सी पर हेड। ना बताइए, AC वेक्टर क्या है? पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, और ट्राइंगल को अगर हम देखें तो AC वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस BC। ये तो आ गया, ए बी प्लस BC। ठीक है, AC का काम खत्म। सिमिलरली करो, BD का करो, ये खुद से करो जैसे सिखाया वैसे ही। पहले तो एरो बनाओ, BD वेक्टर देखो कहा है, कैसे बनेगा BD वेक्टर। आई होप बी पर टेल और डी पर हेड बनाइए। बना सभी का? ना ये वेक्टर कैसे आया होगा बेटा? इस ट्राइंगल से। तो इस ट्राइंगल में आपने किसको किसको ऐड किया होगा? देखो ध्यान से, BC में ये वाला वेक्टर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? BD वेक्टर। BD वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? BC वेक्टर प्लस C से D की तरफ लिख रहे हो तो CD वेक्टर। C से D की तरफ लिखा ना बेटा, क्या होगा ये? CD वेक्टर। अब ध्यान से देखना, CD वेक्टर C से D की तरफ लिखा है, इसी के इक्विवेलेंट ये वाला वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो CD वेक्टर को क्या लिख सकते हो? BA वेक्टर। काम हो गया। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर क्या है? अपोजिट। दिख रहा है? ए बी वेक्टर किधर है? ए से बी की तरफ। बी ए वेक्टर किधर है? बी से ए की तरफ। तो दोनों क्या है? अपोजिट। गया। क्या बच गया? 2 टाइम्स, दो बार बीसी वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स बीसी वेक्टर। क्वेश्चन लिखिए।
डालिए इसको। आसान सवाल है, फॉर्मूले में रखिए आंसर आ जाएगा तुरंत। रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। हो गया। आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 into 3 into 5 into cos of 60, ये आया आपका। थर्ड, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके काफी सारे साइड्स होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? पॉलीगॉन। तो ध्यान रखना, पॉलीगॉन का मतलब ही होता है क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज्ड। क्लोज्ड फिगर विथ मेनी साइड्स। तो पॉलीगॉन में ही अगर 3 साइड होगा तो उस पॉलीगॉन को क्या बुलाएंगे? ट्रायंगल। 4 साइड रेक्टेंगल या स्क्वायर। उसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, उसी तरह 5 साइड पॉलीगॉन में होगा तो पेंटागन, 6 साइड होगा तो हेक्सागन। ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? तो अभी तक तो 2 ही वेक्टर ऐड कर रहे थे, है ना? ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम में हमने ए और बी को बस खाली ऐड करा, अब ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा? तो पहले एक बार देख लीजिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और सपोज ये सी वेक्टर है। ठीक है। तो नॉर्मली तो हमें 2 को ऐड करने आता है, तो 2 को कैसे ऐड करेंगे बताइए? ए और बी को खाली ऐड करना पड़े, कैसे ऐड करेंगे? ए के टेल से बी के हेड पर क्या बनाएंगे? रिजल्टेंट। क्या आएगा वो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो नया रिजल्टेंट आया, यहां पर देखना ध्यान से, नया रिजल्टेंट जो आया है उसके हेड पर सी बना हुआ है और सी का टेल जुड़ा हुआ है, तो क्या हम इसको और इसको ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ से? ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है उसके टेल से सी के हेड पर। ठीक है। तो दिस विल गिव यू व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया? 2 बार खाली ट्रायंगल लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखिए इसको ऐड करिए एक बार। ऐड करिए इसको जैसे सिखाया है वैसे। इन्हें की बस खाली यहाँ जोड़कर ABCD कर दिए, ये तरीके से जैसे मैंने किया यहाँ पर। पहले 2 को जोड़ा, फिर उसमें तीसरे को जोड़ा, फिर उसमें चौथे को जोड़ा। आप भी ऐसे ही करेंगे, अलग अलग पेन में बना लीजिएगा, पेन पेंसिल जो भी यूज करना हो।
पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट आया उसको सी के साथ जोड़ेंगे। क्या आएगा? और जो रिजल्टेंट आया उसको डी के साथ जोड़ेंगे। ये आया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे। काफी है इतना तो। अरे एक मिनट रुकना तो। 3 वेक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन करना एक बार। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। करना है इसको एक बार। कुछ एकदम बेसिक सा सवाल है, जहां से ट्रायंगल लॉ स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन है ये। हुआ। लास्ट वाले को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। हमें अगर ट्रायंगल लॉ से इसका एडिशन करना पड़ता तो कैसे करते? यहाँ का, ठीक है, यहाँ का टेल और यहाँ का हेड। करते कि नहीं करते? अगर हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ता, ये मान लो नहीं दे रखा होता है लास्ट वाला सी वेक्टर, तो हमें ऐड करना पड़ता, तो ऐड के केस में कौन सी आती? ब्लू वाली लाइन। लेट दैट ब्लू वाली लाइन इज एक्स वेक्टर। और कैसे लिखते हैं ट्रायंगल लॉ से? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स वेक्टर। लिखते नहीं लिखते? अब ध्यान से देखना, एक्स और सी कैसे वेक्टर्स हैं? एक्स ऐसा है, सी ऐसा है कि नहीं? एक्स ऐसा है, सी इधर है, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा, अपोजिट। तो एक्स वेक्टर के टर्म्स में अगर सी को लिखना है तो क्या लिखेंगे? माइनस सी वेक्टर। ठीक है, सी अगर इस डायरेक्शन में है तो मुझे सी तो ये चाहिए ना, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस सी वेक्टर। तो एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस सी वेक्टर। माइनस सी लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे हम। कुछ पूछना हो तो बताओ।
ये सब पढ़ना होगा, ये नहीं होगा नहीं तो बड़ा हार्ड है, अलग है पूरा, वैसा नहीं है जो 9th 10th में था। चैप्टर 3, हाँ होमवर्क में लिखिए चैप्टर 3 रीड करना है ना। चैप्टर 3 जो है फिजिक्स का, जिसमें वेक्टर्स दे रखा है, वो रीड करना है। ठीक है, कहाँ तक रीड करना है, ये पॉलीगॉन लॉ पता नहीं है कि नहीं, बट पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये दो तो हैं, ये मैंने देखा है। पॉलीगॉन लॉ है या नहीं है, आई हैवंट सीन दैट। तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ दोनों रीड करना है। ठीक है, और फिर रीड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। देखिए ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा जब आप ये बेसिक सारी चीजें नहीं सीख पा रहे हैं तो। पढ़ाने का तो सारा पूरा जेई का सिलेबस पढ़ाते हैं हम, जेई मेंस एडवांस सब, लेकिन क्या फायदा उसका जब हम यही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे हम। इसी को पहले अच्छा करिए। ठीक है, ठीक, जा सकते हैं आप।